लिखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो अब ये आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट किया करेंगे और ये होगा एक वेक्टर टर्म, सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी जैसे एक वेक्टर टर्म था, है ना। तो सुनिएगा सुनिएगा, देखिए जैसे ये है हमारे पास एक मैग्नेट, ठीक है, ये है मैग्नेट का नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट और ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इस मैग्नेट की जो लेंथ है वो मैग्नेट की लेंथ हम लोग L असाइन कर लेते हैं, L इज द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस m, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस m, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट से नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरफ आने वाला एक वेक्टर असाइन कर लेते हैं जिसका नाम होगा L वेक्टर, ठीक है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर यानी कि m वेक्टर इज इक्वल टू ये पॉजिटिव वाला तो पोल स्ट्रेंथ इनटू L वेक्टर, राइट। बिल्कुल सेम एज मैं याद दिला देता हूं इलेक्ट्रोस्टैट में क्या किया था, याद कर लीजिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था यहां पर होता है एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर होता है एक पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस से प्लस की तरफ जाने वाले वेक्टर का नाम L वेक्टर था वहां पर। तो वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था हमारे पास P वेक्टर इज इक्वल टू प्लस Q इनटू L वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का जो इक्विवेलेंट है, मतलब या फिर चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट टर्म था पोल स्ट्रेंथ, तो वो साउथ पोल को हम लोगों ने असाइन कर रखा है नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ और पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ इस नॉर्थ पोल को असाइन कर रखा है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया पॉजिटिव वाला तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई L वेक्टर और L वेक्टर डायरेक्टेड है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना, सिंपल। चलिए इससे रिलेटेड दूसरी बेसिक बात है कि ये एक वेक्टर टर्म है, ठीक है। बताइए SI यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखा था भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या लिखा था, एम्पियर मीटर, एक और मीटर आ गया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, यही बोल रहे थे, वेरी गुड। डायमेंशन IL रेज टू दी पावर 2, ठीक है। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ या फिर नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ टू पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके, अब ये हम लोगों ने डिफाइन तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और है, सुनिएगा, एक छोटी सी बात यहां पर और, वो ये है कि जो एक्चुअली किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, वो इस L के बराबर नहीं होता है। मैग्नेटिक लेंथ इस L से थोड़ा छोटा होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा वही बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो ये जो पोल स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन है वो मैग्नेट के अंदर हम लोग यहां कहीं करते हैं। ये जो पोल स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन है ये मैग्नेट के अंदर कहीं पर, और ये दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो सेपरेशन होता है इस चीज को हम लोग कहते हैं दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। क्या नाम निकाल रहे हैं इसका बताइए, मैग्नेटिक लेंथ। और ये मैग्नेटिक लेंथ नियरली 0.84 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है, ओके। तो इस मैग्नेटिक लेंथ को काउंट करके यदि आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखें तो दिस इज इक्वल टू वही पोल स्ट्रेंथ इंटू 0.84 टाइम्स ऑफ L होगा। इस 0.84 टाइम्स ऑफ L को मैं एक बार के लिए L डैश लिख लूं, ठीक है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक
डाइपोल मूवमेंट इज 0.84 को मैंने क्या लिख लिया है, एल डैश। ठीक है, तो ये वाली बात भी ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 0.84 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेट होता है। तो इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, इन तीनों चीजों का मतलब एक ही है, मतलब एक ही है। ठीक है, जैसा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट में था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है। तो वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बदले यहां मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तीन तीन नाम है इसके। इसे हम लोग डिनोट करेंगे बी वेक्टर से। ठीक है, तो बताइए, इलेक्ट्रोस्टैट वाली बात याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था? तो फील्ड इंटेंसिटी होता था फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बी है, बी वेक्टर, दिस इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में, सुनिएगा एक बार के लिए, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ का कोई मैग्नेट रखा हुआ है, एक ऐसा मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, 1 यूनिट का। तो उस यूनिट पोल स्ट्रेंथ एलिमेंट के द्वारा जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, वही एक्सपीरियंस्ड फोर्स या तो मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दीजिए, या फ्लक्स डेंसिटी बोल दीजिए, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल दीजिए। ओके, तो एक लाइन लिखना चाहें यहां पर तो लिख लीजिएगा सबसे पहले, क्या कि इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पोल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, सिंपल, ओके ना। दूसरी बात, ऑब्वियसली ये क्या है, एक वेक्टर टर्म, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज अलोंग फोर्स ऑन प्लस एन। पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पर जिस दिशा में फोर्स लग रहा होगा, उसी दिशा में मैग्नेटिक इंडक्शन होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, ऐसा ही यूनिट बताइए। क्या, तो फोर्स के लिए था हमारे पास न्यूटन, और इसके लिए क्या है, एम्पियर मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, टेस्ला, टी, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगली बात वो ये है कि जैसे मैं बोल दूं कि ये इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसको जनरली अब हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे, बार बार मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं बोलेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। मतलब आप समझ जाइएगा, हम लोग इसी बी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक ये पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट रखा हुआ है, ये एलिमेंट तो हमारा मैग्नेटिक ही होगा, मतलब उसमें दोनों ही पोल्स होंगे। हम लोग एक बार के लिए सिर्फ इस पॉजिटिव पोल पर काम करने वाले फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं।
तो इस पॉजिटिव पोल पर फोर्स कहां काम करेगा? इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। और इसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि एक नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ आ जाए, मतलब अगेन रखा हुआ तो मैग्नेट ही होगा, ये आइसोलेटेड तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग एक बार फोर्स की कैलकुलेशन उसके नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ पर कर रहे हैं, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? जवाब है इस पर फोर्स लगेगा इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स कहां लगता है? इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ होता था तो उस पर फोर्स कहां लगता था बताइए? इन दी डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज है, वही चीज। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, तो लिख लीजिए। यस, न्यूटन के लिए क्या हो गया? m रेज टू दी पावर -2। हाँ, एम्पियर के लिए I L। ठीक है, हमारे पास डायमेंशन आ गया है m l तो खैर कैंसिल आउट हो गया, m I रेज टू दी पावर -1 t रेज टू दी पावर -2 t रेज टू दी पावर -2। ठीक है, ओके। चलिए भाई, यहां तक वाली बात सही है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ये टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक मोनोपोल। तो देखिए, फिर से देख लीजिए इसको। कि ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B, और यहां पर एक मैग्नेटिक मोनोपोल पड़ा हुआ है, मतलब आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल मोनोपोल नहीं पड़ा हुआ है तो कोई बार मैग्नेट ही, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल ही, उसके बस सिर्फ इस मोनोपोल पर हम लोग फोर्स कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मोनोपोल इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस m को प्रॉपर साइन के साथ लिखिएगा, विथ साइन से मेरे कहने का मतलब यही है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यदि B इधर की तरफ डायरेक्टेड है और यहां पर एक नेगेटिव यानी कि -m रखा हुआ है, तो इस -m पर फोर्स काम करेगा इधर। ठीक है, तो ये फोर्स F इज इक्वल टू -m इंटू B। समझ गए ना? ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो फोर्स के बाद हम लोग आ जाते हैं इस पर टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए भाई, तो बात कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब तो समझ रहे हैं ना, है ना? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर इस पूरे स्पेस में हर जगह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों में सेम है। ठीक है, सेम। ओके, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है ऐसा। ठीक है, ये इस मैग्नेटिक डाइपोल का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम लोग -m से डिनोट करते हैं और नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को +m से डिनोट करते हैं।
तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इन दोनों के बीच के इस एंगल का नाम निकाल देते हैं थीटा। ओके, चलिए फोर्स की कैलकुलेशन कर लें सबसे पहले। तो इस पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ वाले पर फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड काम कर रहा है। कितना फोर्स काम कर रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू इसका तो पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन क्या है, इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल वाले एलिमेंट पर फोर्स काम कर रहा है इधर को। कितना, तो फोर्स की वैल्यू इसके लिए भी सेम m इंटू बी के बराबर है ना। अब ये सुनिएगा कि ये जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट है, इस पर ये जो फोर्स काम कर रहा है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके लिए आप इस लाइन के लॉन्ग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स काम करता है उसका नाम क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये नेगेटिव वाले का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैग्नेट है ना, तो इस मैग्नेट की लेंथ आपको बता दिया गया है कि लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज L। मैग्नेट की लेंथ कितनी है, L, ठीक है। इतनी बात सही है। चलिए सबसे पहला काम बताइए, इस बार मैग्नेट पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, बोलिए। एफ नेट एक्टिंग ऑन द डाइपोल 0, एफ नेट एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज प्लस mb प्लस माइनस mb, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो नेट फोर्स तो कुछ भी नहीं है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स यदि 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डाइपोल कितना होगा, 0। यानी आपका ये सेंटर ऑफ मास इसका जो है डाइपोल का, वो ट्रांसलेटरी मोशन तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब खिसक कर आगे तो नहीं आ पाएगा, ओके। लेकिन कुछ तो होगा इसके साथ, क्या होगा, तो ये फोर्स या ये फोर्स डाइपोल को इस सेंस में रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, क्लॉकवाइज है भाई। घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है इस पे, है ना। तो सेकेंड चीज हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं, क्या, टॉर्क। टॉर्क ऑन डाइपोल, इस डाइपोल पर काम करने वाला टॉर्क। बताइए भाई, टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए। वाह, वेरी गुड, शाबाश। टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अरे हम लोग टॉर्क डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। वो तो बी आई एन साइन थीटा, तो आपने एंड रिजल्ट बता दिया। टॉर्क का फॉर्मूला तो आर क्रॉस एफ ही होता है ना। मैग्नीट्यूड लिख लें तो टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा होता है, नहीं। सुनिएगा, ये एफ तो हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू कितना है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू बी। ये आर साइन थीटा क्या है, ये जो आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। मेरे कहने का क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। देखिए, डाइपोल पर काम करने वाला ये जो फोर्स है, ये फोर्स कपल है। फोर्स कपल मतलब बॉडी पर जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस काम करते हैं तो यही फोर्सेस फोर्स कपल कहलाता है। फोर्स कपल का टॉर्क लिखना है तो दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स लिख दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, दोनों फोर्स का, उसके बीच के परपेंडिकुलर सेपरेशन से। इससे मल्टीप्लाई करना है दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो भाई यदि ये डिस्टेंस L है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया L cos थीटा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस हो गया L sin थीटा, है ना। तो एक्चुअली R sin थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं L sin थीटा।
ओके, तो देखिए क्या आ रहा है टॉर्क, बताइए। तो टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू एल साइन थीटा। तो ये m इंटू एल को तो आप पहचानते हैं ना, यही तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। तो टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा। याद आ गया? यही सेम काम आपने इलेक्ट्रोस्टैट में कर रखा है, सेम 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 सेम। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था और यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता था। तो यहां पर टॉर्क का एक्सप्रेशन था टॉर्क इज पीई साइन थीटा, ठीक है। या वेक्टर फॉर्म आप लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो बस यहां पे जो P था, इस P वेक्टर को आपने रिप्लेस कर दिया है इधर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M वेक्टर से, और वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था उसको आपने रिप्लेस कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B से, ठीक है। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्म टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। टॉर्क इज M क्रॉस B, ठीक है। देखिए इस टॉर्क की कुछ खासियत है, वो ये है कि अभी तो ये डाइपोल किसी पॉइंट से हिंज्ड नहीं है, ठीक है। तो डाइपोल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कल को यदि आप किसी पॉइंट के अबाउट हिंज भी कर दें इस डाइपोल को, लेट्स से यहां से आपने हिंज कर दिया, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, लेकिन टॉर्क तब भी इतना ही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये फोर्स कपल है, तो फोर्स कपल का टॉर्क एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करता है, दोनों में से कोई सा भी एक फोर्स मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये जो टॉर्क है ये लिख लीजिएगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज सेम एज टॉर्क अबाउट हिंज is equal to m b sin theta. Theta is angle between m vector and b vector. m और b वेक्टर के बीच का हमारा एंगल क्या है? थीटा। ओके, समझ गया ना? ठीक है, हाँ देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इधर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। थीटा, ठीक है। तो सीधा हम लोग फॉर्मूले पे ही आ जाते हैं, है ना। चलिए याद दिला देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में हमारे पास होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़ा होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये शुरुआत में एंगल है θ1, और फिर इस डाइपोल को रोटेट करके किसी दूसरे एंगल तक लेकर जाना है θ2। ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये है इसका फाइनल पोजीशन। तो ये रोटेट करने में कुछ वर्क करना पड़ता था, फॉर्मूला याद है क्या? तो ये जो वर्क डन होता था, ये वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा से आता था। कहां से कहां तक? θ1 से θ2 तक हम लोग इंटीग्रेट करते थे।
ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आता था वर्क डन का, पीई कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इस डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में यदि रोटेट करना हो तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, तो P को किससे रिप्लेस कर देंगे बताइए, M से, और E को रिप्लेस कर देंगे B से। तो वर्क डन इज इक्वल टू M इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन माइनस कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, ये बस यहां पर ध्यान रखिएगा कि थीटा वन क्या है, तो थीटा वन इज योर इनिशियल पोजीशन, थीटा वन इनिशियल पोजीशन, और थीटा टू आपका फाइनल पोजीशन। ठीक है, समझ गए। अब एक बार यदि हमारे पास ये वर्क डन आ गया तो इसी वर्क डन से हम लोगों ने वर्क डन को इक्वेट किया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। वर्क डन इज इक्वल टू, हाँ मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, फिर वो हमारा छोटा सा असम्पशन था कि इनिशियल थीटा वन हमारा 90 होता है, तो किसी भी दूसरे जनरल एंगल थीटा के लिए हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता था। ठीक, तो ये पहली चीज है जो आपको याद रखना है। और दूसरी बात लिखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, अरे वो साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस, सॉरी, फिर लिमिट पुट करेंगे तो थीटा वन से थीटा टू आ जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रोस्टैट में होता था, तो पी को यहां पर हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, एम, ई को बी से, तो दिस इज एम इंटू बी इंटू कॉस थीटा माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, या इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, दिस यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये ए बी कॉस थीटा इज ए डॉट बी होता है ना, तो m इंटू बी इंटू कॉस थीटा इज माइनस टाइम्स ऑफ m वेक्टर डॉट b वेक्टर लिख दिया। ओके, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे सुनिएगा। इसमें देखिए दो अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा पड़ा हुआ हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, यानी कि थीटा कितना है, तो थीटा है 0। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बताइए इस बार मैग्नेट पर यानी मैग्नेटिक डाइपोल पर एफ नेट कितना है, 0। टॉर्क नेट कितना है, 0, यानी कि एफ नेट 0, टॉर्क नेट 0। तो ये पोजीशन कैसा है, इक्विलिब्रियम। हाँ भाई आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये जानना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन की तरफ। तो पोटेंशियल एनर्जी का जवाब आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पीई कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई। ये पोटेंशियल एनर्जी की ध्यान से देखिए, ये मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इससे छोटा नहीं हो सकता है, माइनस पी। अब एनर्जी मिनिमम, तो स्टेबिलिटी कैसा, मैक्सिमम। तो इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि दिस रिप्रेजेंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या, अरे
माय बैड। तो पोटेंशियल एनर्जीज यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, m इंटू बी इंटू कॉस थीटा विच इज माइनस टाइम्स ऑफ m इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप इसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को एक दूसरे स्टाइल से और भी सोच सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो आप इस डाइपोल को थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट की तरफ, मेरे कहने का मतलब है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। ठीक है, घुमाइए इसको। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पर टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा। और यदि आपने इसका उल्टा किया होता, यानी कि आपने डाइपोल को रोटेट कराया होता क्लॉकवाइज सेंस में, तो इस पर अब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लगता। यानी कि आप जैसा रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं उससे ऑपोजिट सेंस में इस पर एक टॉर्क काम कर रहा है, और ये टॉर्क दोबारा से इसको इसके इनिशियल पोजीशन पर लेकर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यही पोजीशन तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये एक कटोरा है और कटोरे के बॉटम पर एक बीड रखा हुआ है। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में है ना, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, और यदि आप इस बीड को थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस करेंगे तो बीड दोबारा से घूमकर कहां जाएगा, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, अपने इनिशियल पोजीशन पर। तो ये कहलाता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, देखिए फिर से केस नंबर 2। केस नंबर 2 कुछ ऐसा है कि ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा सा पड़ा हुआ है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो बताइए इसके लिए क्या होगा। हाँ लिखिए, टॉर्क वर्क कितना आएगा। हाँ, एफ नेट तो 0 ही होगा। क्या? लैपटॉप ही नहीं गिरा दूं मैं, लैपटॉप ही नहीं गिरा दूं मैं। हाँ हाँ भाई, लिख लिया सब कुछ। ओके, क्या क्या लिखा बताइए। एफ नेट इज इक्वल टू टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर मैक्सिमम वैल्यू का आएगा, और वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दूं, प्लस टाइम्स ऑफ एम बी। क्यों? क्योंकि cos 180 इज -1, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये जो पोजीशन है यही पोजीशन हमारा क्या कहलाता है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है ना, ये ऐसा है। चलिए चेक कर लीजिए, आप डाइपोल को रोटेट कर दीजिए। डाइपोल को आप एक काम कीजिए कि इस सेंस में घुमाइए। किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये डाइपोल का था, यहां पर साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल है ना, तभी तो डाइपोल मूवमेंट ऐसा दिखा रखा है। तो इस पर फोर्स इधर लगा और इस पर फोर्स इधर लगा, तो ये डाइपोल पूरा ही घूम जाएगा। जिस सेंस में थीटा देंगे उसी सेंस में अल्फा या टॉर्क आ जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच डाइपोल घूमकर अपने इनिशियल पोजीशन पर कभी नहीं जा पाएगा। तो ये ऐसा है कि ये कटोरा है, इस कटोरे के ऊपर यहां पर एक बीड रखा हुआ है एम मास का, तो mg और नॉर्मल यहां पर तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपने बीड को थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट डिस्प्लेस किया तो वो दोबारा से घूमकर अपने इस पोजीशन पर कभी नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए लिखिए भाई, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये ऐसा है कि ये हमारे पास है एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी, और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो जवाब है बिल्कुल यूनिफॉर्म नेचर। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा है। ठीक है, जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता रखा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I। तो ये जो पोजीशन है स्टार्टिंग में शोन है, थीटा कितना है? 0, टॉर्क नेट एफ नेट सब कुछ क्या है? 0। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया? तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को थीटा एंगल where theta is very small, थीटा एंगल डिस्प्लेस करा के छोड़ा। ठीक है, तो इस पर टॉर्क इस सेंस में। ठीक है, ओके, चलिए इसको फिर से देखिएगा, यहां दूसरा फिगर बना के दिखा रहा हूं। ये थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूं कि यहां से आपने रिलीज किया, तो इस पर टॉर्क इस सेंस में, यानी अल्फा इस सेंस में, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जैसे 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 रोटेट होगा वैसे 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 इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे ही ये इस पोजीशन पर आएगा, किस पोजीशन पर? इस बीच वाले पोजीशन पर, तो ये यहां पर इसका ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका होगा, और टॉर्क भले ही यहां पर 0 हो गया होगा, या अल्फा 0 हो गया होगा। तो उस ओमेगा की वजह से ये यहीं पे तो रुकेगा नहीं भाई, ये यहां से ऐसे आ रहा था, तो इस पर इसी सेंस में टॉर्क था, इसी सेंस में अल्फा था, तो इसका ओमेगा बढ़ा 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 बढ़ते 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 यहां पर मैक्सिमम। इस ओमेगा की वजह से अब ये चलकर जाएगा दूसरी साइड। जैसे ही इसका थीटा दूसरी साइड हुआ, तो अब इस पर टॉर्क या अल्फा उससे अपोजिट सेंस में, तो ये यहां पर सेम एंगल थीटा चलने के बाद फाइनल इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? 0। ये यहीं पे तो पड़ा हुआ रहेगा नहीं, फिर से यहां आएगा, इन दो पोजीशंस के बीच में ये करेगा ऑसिलेट। ठीक है, चलिए, नहीं यहां पर कोई एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, तो ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा। ओके, हाँ, आइडियल। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताइए? तो टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा, यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा काफी ज्यादा छोटा है, तो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा होता है। ठीक है ना? तो ये लीजिए भाई, टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू थीटा लिख सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही। अब इसी टॉर्क को आप I इंटू अल्फा भी तो लिखते हैं। I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो I इंटू अल्फा इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू थीटा, ऐसा लिख लिया। तो ये लीजिए, यहां से अल्फा का एक्सप्रेशन आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू m इंटू बी बाई आई इंटू थीटा। ये ठीक है। अब यदि आपने SHM पढ़ रखा है तो आपको इतना हल्का फुल्का पता होगा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। अब माइनस साइन वही बता रहा है कि अल्फा और थीटा एक दूसरे से अपोजिट सेंस में। यस, तो यहां पे भी हम लोगों ने वही देखा है कि थीटा और अल्फा एक दूसरे से अपोजिट सेंस में, थीटा ऐसा था तो अल्फा वैसा था, राइट? तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
जवाब है ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी m इंटू बी डिवाइडेड बाई आई। यदि आपके पास आपका ओमेगा आ गया है तो आप निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, है ना, कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टाइम पीरियड t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई। ठीक है, आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है ये, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। ये कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल जिसका मोमेंट आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसको थीटा एंगल से छोड़ दिया, तो आपको बताना है इसका मैक्सिमम ओमेगा कितना होगा। चलिए आइए देखिए क्या निकालना है, मैक्सिमम ओमेगा। तो ये है इसका इनिशियल पोजीशन, मैक्सिमम ओमेगा कब आएगा सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि यहां से आपने छोड़ा तो इस पर टॉर्क इस सेंस में, तो हैंस इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इस सेंस में, तो इसका ओमेगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे ही ये डाइपोल इस पोजीशन पर आएगा तो इसी पोजीशन पर इसका ओमेगा कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। इतनी बात समझ आ रही है क्या? तो ये इनिशियल पोजीशन है और यही आपका फाइनल पोजीशन है। तो जब डाइपोल इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ आया है तो कौन सा फोर्स लगा है, सिर्फ एक ही फोर्स इस या कौन सा टॉर्क लगा है, तो सिर्फ एक ही टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा। कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में हम लोग क्या चीज कंजर्व कर सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम का नाम सुना है? तो मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो पर उसका वर्क ना हो, वर्क ना हो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। तो लगाइए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक बोले तो 0, इनिशियल पोटेंशियल बोले तो एम बी, पी कहां से आ गया, फाइनल काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और फाइनल पोटेंशियल इज माइनस एम बी कॉस 0, 0 नहीं माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 इज 1। आई बात समझ? तो ये देखिए भाई क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको इधर से इधर ले आइए, तो दिस इज एम बी, कॉमन ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये समझ आ रहा है क्या, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये लीजिए यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 एम बी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आई। ये ओमेगा मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए। चलिए अगला बताइए। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द मैग्नेट बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, इनिशियली ये एंगल है 30 डिग्री का और आपको रोटेट करके इसे 45 डिग्री और घुमा देना है। क्या? अरे इस सेंस में 45 डिग्री और घुमाना है। आगे और यस, एक काम कीजिएगा, इनिशियल एंगल भी 45 कर लीजिएगा, इनिशियल एंगल भी 45 कर लीजिए।
तो ये हमारा सवाल है अगला कि वर्क डन निकालना है किसका, एक्सटर्नल एजेंट का, किस काम के लिए, तो इस मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए। कितने एंगल से घुमाना है, 45 डिग्री के एंगल पे। किस सेंस में दे रखा है, शुरुआत का एंगल भी 45 का है, mg/√2। अच्छा वही मुझे लगा mb/√2, ठीक है। तो लीजिए भाई वर्क डन का फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू, क्या लगाया फॉर्मूला बताइए, mb cos of θ1 माइनस cos of θ2, ठीक है। तो ये mb, ये कितना है बताइए, cos θ1 तो 45 है ना। और डाइपोल ये फाइनली ऐसा हो जाएगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन 90 डिग्री, तो θ2 हो गया 90, यही कह रहे हैं ना, ठीक है, माइनस cos 90। नहीं वो डायरेक्शन तो बकायदा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में ठीक है, ये वाली बात सही है। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल, फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये एक आइसोलेटेड मोनोपोल नहीं, किसी बार मैग्नेट का ही हिस्सा है, बट एक बार के लिए हम लोग फील्ड की कैलकुलेशन बस सिर्फ इसकी वजह से करने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक मोनोपोल है। अब ये मत सोच लीजिए कि मोनोपोल कहां से आ गया, वो तो होता ही नहीं है, मतलब ऑब्वियसली साउथ पोल भी इसके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि इस मोनोपोल से कुछ r डिस्टेंस आगे इधर कोई एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर हमें डिफाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल स्ट्रेंथ के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन होता है, बिल्कुल। हाँ, तो इन दोनों बातों को समराइज करके हम लोग यहां पर ये कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P is equal to a constant time which is mu naught upon 4 pi m by r square, ठीक है। आपको तो यही रिजल्ट याद रखना है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर इस मोनोपोल की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर है। m क्या है, तो पोल स्ट्रेंथ है, r क्या है, तो इस पॉइंट P से मोनोपोल तक का सेपरेशन, ओके। अब ये देखिए भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखिएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 10 रेज टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यू 10 रेज टू दी पावर -7 कहां पर होता है, तो सिर्फ इन फ्री स्पेस या वैक्यूम में, ठीक है। यहां से आप चाहें तो म्यू नॉट की वैल्यू लिख लीजिए कि म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस म्यू नॉट का भी एक नाम होता है, इस म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमियाबिलिटी। क्या नाम है इसका, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में परमिटिविटी था, हाँ एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर हम लोग इसका नाम निकाल रहे हैं परमियाबिलिटी,
T minus क्या? अच्छा ठीक है, चलिए भाई मैग्नीट्यूड की बात हो गई तो डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, मैग्नीट्यूड की बात हो गई तो नेक्स्ट इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, यदि ये पोल स्ट्रेंथ आपका पॉजिटिव है प्लस एम, तो इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसा रेडियली आउटवर्ड होगा ना? ओके, और यदि यही मोनोपोल नेगेटिव होता माइनस एम, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ऐसे रेडियली इनवर्ड दिखा देते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली इनवर्ड दिखा देते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देख लीजिएगा फिर से कि कोई एक नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ वाला मोनोपोल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी पोल स्ट्रेंथ है माइनस एम। मैं कहता कि मुझे यहां से कुछ आर डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखकर बताओ, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होती। वैल्यू तो वही होता, μ0/4πm/r², लेकिन डायरेक्शन कहां होता? रेडियली इनवर्ड, यानी कि इस मैग्नेटिक मोनोपोल की तरफ। ठीक है, सभी सेम क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।